गुजरात में कौन बना रहा सरकार, हिमाचल में किसे मिलेगी सत्ता की कमान, नतीजों पर पल पल की अपडेट सिर्फ लल्लन टॉप पर 8 दिसंबर सुबह 8 बजे से जय जनादेश में। ये तो रही सूचना, अब शो शुरू करते हैं। फरवरी 2006 की एक दोपहर सुंदरबन के तट पर नाव से उतर रहे उस विदेशी मेहमान के लिए पूरा गांव इकट्ठा हुआ था। अधिकतर लोग अपने रोजमर्रा के काम छोड़कर आए थे। उनके लिए ये मेहमान नवाजी से ज्यादा अपना प्यार जताने का मौका था, इसलिए वे बड़ी मेहनत से बैनर्स बनाकर लाए थे जिन पर टेढ़े मेढ़े अक्षरों में डोमिनिक दादा जिंदाबाद लिखा हुआ था। उनके हाथों में तरतीबी से गूंथी गई गेंदे के फूल की मालाएं भी थीं। कुछ समय बाद इन मालाओं के भार से नाव का संतुलन भी बिगड़ने वाला था, मगर बेशुमार प्यार और सम्मान ने कुछ भी असंतुलित नहीं होने दिया। ये सारा इंतजाम फ्रांसीसी लेखक डोमिनिक लेपियर के लिए था। उस मौके पर rediff.com की पायल सिंह मोहनका भी मौजूद थी। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में इस घटना के बारे में लिखा, जब फ्रेंच लेखक डोमिनिक लेपियर अपनी पत्नी के साथ नाव से उतरे तब वहां बजते ढोलकों से मोहब्बत और कृतज्ञता की धुनें निकल रही थीं। भारत के विभाजन पर फ्रीडम एट मिडनाइट, कोलकाता पर सिटी ऑफ जॉय, भोपाल गैस ट्रेजेडी पर 5 पास्ट मिडनाइट जैसी किताबें लिखने वाले डोमिनिक लेपियर फ्रांस में पैदा हुए थे, लेकिन सुंदरबन के लोगों के लिए वो अपने डोमिनिक दादा थे। 4 दिसंबर 2022 को डोमिनिक दादा नहीं रहे। 91 बरस की उम्र में उनका निधन हो गया। आज हम जानेंगे डोमिनिक लेपियर की पूरी कहानी क्या है और उनकी रचनाओं ने दुनिया को कैसे प्रभावित किया। इसके अलावा जानेंगे पाकिस्तान में इमरान खान को अब कौन सा बड़ा झटका लगने वाला है। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी है और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। साल 1948 का पेरिस शहर। 17 साल का एक नौजवान लड़का क्लासरूम में बैठा झपकियां ले रहा था। उसे किताबी ज्ञान में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। उसे बाहर घूमकर दुनियावी अनुभवों को दर्ज करना अच्छा लगता था। एक दिन उसने स्कूल से घर लौटकर अपनी गुल्लक खंगाली। उसमें कुल जमा $30 थे। इन्हीं पैसों को जेब में भरकर वो लड़का नॉर्थ अमेरिका की यात्रा पर निकल गया। उसने लगभग 50,000 किलोमीटर की यात्रा इन्हीं पैसों से की। बीच में उसने कुछ समय छोटी मोटी नौकरियां भी की, मगर उसने अपना सफर पूरा किया और आगे चलकर इस पर एक किताब लिखी, $1 for 1,000 miles, यानी 1000 मील के लिए $1। ये किताब बाद में बेस्ट सेलर बनी और इसने उस लड़के को सफलता का पहला स्वाद महसूस कराया। वो लड़का था डोमिनिक लेपियर। नॉर्थ अमेरिका से वापस लौटने के बाद डोमिनिक को फ्रेंच आर्मी में शामिल कर लिया गया। वहां उनकी मुलाकात एक अमेरिकी सैनिक लैरी कॉलिंस से हुई। आर्मी में अनिवार्य सेवा पूरी करने के बाद कॉलिंस ने न्यूज़ वीक ज्वाइन कर लिया, जबकि डोमिनिक पेरिस मैच के लिए रिपोर्टिंग करने लगे। फील्ड रिपोर्टिंग के दौरान दोनों की अक्सर मुलाकातें होती थीं। दोनों में दोस्ती हो गई और उन्होंने साथ मिलकर किताबें लिखने का फैसला भी किया। 1965 में उन्होंने साथ में पहली किताब लिखी, इज पेरिस बर्निंग। ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान मित्र सेनाओं द्वारा पेरिस को आज़ाद कराने की घटना पर बेस्ड थी। ये किताब भी बेस्ट सेलिंग साबित हुई। डोमिनिक और लैरी कॉलिंस का साथ चल निकला। उन्होंने आगे भी कई मशहूर किताबों पर काम किया। कुछ के नाम जान लीजिए। इजराइल के बनने पर ओ जेरूसलम, ये पहली बार 1971 में पब्लिश हुई। इसमें जेरूसलम शहर के इतिहास और पहले अरब इजराइल युद्ध की कहानी है। किताब लिखने से पहले डोमिनिक और लैरी कॉलिंस ने दोनों तरफ के हजारों ऐसे लोगों से बात की थी। इसे इजराइल फिलिस्तीन विवाद पर लिखी सबसे मुकम्मल और सबसे निष्पक्ष किताबों में गिना जाता है। इस पर 2006 में फिल्म भी बनी। दोनों ने 1971 में भारत के आज़ादी आंदोलन और विभाजन पर फ्रीडम एट मिडनाइट लिखी। इसमें ब्रिटिश राज के आखिरी दिनों से लेकर महात्मा गांधी की हत्या और उनके अंतिम संस्कार तक की घटना दर्ज है। इसके अलावा दोनों ने साथ में द फिफ्थ हॉर्समैन और इज न्यूयॉर्क बर्निंग जैसे थ्रिलर उपन्यास भी लिखे। डोमिनिक लेपियर और लैरी कॉलिंस फ्रांस में आसपास में ही रहा करते थे। 2005 में कॉलिंस की मृत्यु हो गई। डोमिनिक लेपियर ने अकेले भी कई किताबों पर काम किया जो दुनिया भर में प्रतिष्ठित हुई। सिटी ऑफ जॉय में उनका फोकस कोलकाता पर रहा। उनकी किताब 5 पास्ट मिडनाइट इन भोपाल गैस हादसे पर लिखी सबसे मुकम्मल किताबों में गिनी जाती है। लेपियर ने सोवियत संघ की यात्रा पर वंस अपॉन अ टाइम इन USSR लिखी। उनकी अधिकतर किताबें बेस्ट सेलर्स बनी। उन्हें करोड़ों बार खरीदा गया। लेपियर दुनिया के सबसे सफल लेखकों में शुमार किए गए, लेकिन उन्होंने इस सफलता को उन लोगों के साथ भी बांटा जो उनकी रचनाओं के आधार स्तंभ थे।
अब डोमिनिक लेपियर के इंडिया कनेक्शन के बारे में भी आपको बताते हैं। लेपियर पहली बार भारत हनीमून मनाने आए थे। उन्हें भारत से प्यार हो गया। कुछ समय बाद वो वापस लौटे। इस दौरान वो 3 साल तक भारत में घूमे, इंटरव्यूज किए और फिर फ्रीडम एट मिडनाइट सामने आई। लेपियर ने 1985 में सिटी ऑफ जॉय लिखी। ये कोलकाता के एक रिक्शा चालक हसारी पाल के अनुभवों और झुग्गियों में ईसाई मिशनरियों के काम पर आधारित थी। हसारी पाल एक समय भरा पूरा किसान हुआ करते थे। अकाल और सूखे के चलते उन्हें अपना गांव छोड़कर कोलकाता आना पड़ा था। उस शहर में उनके जैसे लाखों थे। सिटी ऑफ जॉय में जिंदा रहने का संघर्ष लिखा है। लेपियर को कोलकाता बहुत पसंद आया। कोलकाता के बारे में उन्होंने कहा था, कोलकाता और बंगाल के लोगों से प्यार की कहानी बहुत लंबी है। इस शहर के कई पहलू हैं और उससे भी ज़्यादा मुझे इस शहर के लोग प्रभावित करते हैं। वे हर परिस्थिति में मुस्कुराना जानते हैं। सिटी ऑफ जॉय की सफलता के बाद उन्होंने सिटी ऑफ जॉय फाउंडेशन की स्थापना की। अपनी किताबों से मिलने वाली रॉयल्टी का अधिकतर हिस्सा कोलकाता और सुंदरबन के गांव पर वो खर्च किया करते थे। कोलकाता में ही रहने के दौरान उन्हें भोपाल गैस हादसे के पीड़ितों से मिलने के लिए बुलाया गया। इस मुलाकात ने उन्हें इस हद तक प्रभावित किया कि उन्होंने इस पर किताब लिखने का फैसला किया। ये किताब 5 Past Midnight in भोपाल के नाम से जानी गई। इस किताब की रॉयल्टी को उन्होंने भोपाल हादसे के पीड़ितों की मदद के लिए लगा दिया। लेपियर हमेशा कहा करते थे कि जो चीज़ मैं लिखता हूँ, अगर असल ज़िंदगी में उसका पालन नहीं कर पाया तो इसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। लेपियर आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनका लिखा और उनका किया बरगद की शाखाओं की तरह पूरी दुनिया में फैल चुका है। वो इस दुनिया के कायम रहने तक बरकरार रहेगा। डोमिनिक लेपियर के चैप्टर को यहीं पर विराम देते हैं और चलते हैं पाकिस्तान। पाकिस्तान में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को एक और बड़ा झटका लग सकता है। 2022 का साल उनके लिए कतई अच्छा नहीं रहा है। अप्रैल में उनके खिलाफ लाया गया अविश्वास प्रस्ताव पास हो गया। उन्हें प्रधानमंत्री की कुर्सी छोड़नी पड़ी। अक्टूबर में चुनाव आयोग ने उन्हें 5 साल के लिए अयोग्य ठहरा दिया। नवंबर में उनके ऊपर हमला हो गया। अब चुनाव आयोग उन्हें उनकी पार्टी के मुखिया की पोस्ट से हटाने की बात कर रहा है। इमरान अपनी पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की स्थापना के समय से पार्टी के चेयरमैन बने हुए हैं। बहुत संभव है कि चुनाव आयोग इमरान को पार्टी चीफ के पोस्ट से हटाने में सफल हो जाए, लेकिन चुनाव आयोग ऐसा क्यों कर रहा है और इमरान को पद से हटाने का प्रोसेस क्या होगा, ये सब हम आपको बताते हैं। साल 1974 पाकिस्तान ने अपने नेताओं, सरकारी अफसरों, नौकरशाहों, सैन्य कर्मियों और दूसरे सरकारी अधिकारियों के लिए एक विभाग की स्थापना की और नियम बनाया। नियम ये था कि सरकार से संबंधित लोगों को विदेशी मेहमानों से जो भी कीमती गिफ्ट मिलेंगे उन्हें तोशाखाना में रखा जाएगा। इस तरह पाकिस्तान में तोशाखाना की स्थापना हुई। कट टू साल 2018। अगस्त के महीने में इमरान खान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने। इमरान के सामने पाकिस्तान की खस्ता हालत अर्थव्यवस्था संभालने के अलावा एक और बड़ी चुनौती थी। वो चुनौती थी दूसरे देशों के साथ पाकिस्तान के रिश्तों को सुधारना। 2015 में पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर निकला था, लेकिन 2018 में उसकी ग्रे लिस्ट में वापसी भी हो गई थी। FATF की ग्रे लिस्ट में आने के मायने ये थे कि इमरान को विदेशी आर्थिक मदद नहीं मिलेगी। इसके लिए इमरान का दूसरे देशों से पाकिस्तान के संबंधों को नॉर्मलाइज करना और ज़्यादा अहम हो गया था। फिर इमरान ने विदेशी दौरे शुरू किए। अरब और यूरोप के कई छोटे बड़े देशों में उन्होंने यात्राएं की। इन यात्राओं के दौरान उन्हें कई महंगे तोहफे भी मिले। नियम के मुताबिक इमरान को ये तोहफे तोशाखाने में जमा करवाने थे। इमरान ने वैसा ही किया। पहले उन बेशकीमती तोहफों को तोशाखाने में दे दिया, लेकिन उन्होंने बाद में तोशाखाना से इन्हें सस्ते दामों पर खरीदा और बड़े मुनाफे में बेच दिया। इस पूरी प्रक्रिया को उनकी सरकार ने बाकायदा कानूनी अनुमति दी थी। अगस्त 2022 में PDM माने पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने इमरान के खिलाफ एक केस दायर किया। PDM ने कहा था कि इमरान ने विदेशी दौरों में मिले महंगे तोहफों के सही विवरण पेश नहीं किए हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इस मामले में जांच शुरू की। सुनवाई के दौरान इमरान ने चुनाव आयोग को बताया था कि राज्य के खजाने से इन गिफ्ट्स को 2.15 करोड़ रुपए में खरीदा गया था और इन्हें बेचकर उन्हें करीब 5.8 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ था। इन गिफ्ट्स में एक ग्राफ घड़ी, कफलिंग का एक जोड़ा, एक महंगा पेन, एक अंगूठी और 4 रोलेक्स की घड़ियों सहित कई दूसरे गिफ्ट्स भी शामिल थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इमरान खान को उनके 3.5 साल के प्रधानमंत्री पद के कार्यकाल के दौरान दुनिया भर के कई नेताओं से 14 करोड़ रुपए से अधिक लागत के 58 गिफ्ट मिले थे।
ईसीबी के पास इमरान का केस पेंडिंग था। 21 अक्टूबर 2022 को फैसला आया। फैसले में इमरान दोषी पाए गए। ईसीबी ने कहा कि इमरान अगले 5 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकते। इस फैसले का विरोध करते हुए इमरान ने लॉन्ग मार्च शुरू किया। देश के अलग अलग हिस्सों में घूमकर फिर से चुनाव करवाने की मांग की। अब मामले में कौन सा नया मोड़ सामने आया है, इस पर भी बात कर लेते हैं। ईसीबी ने कहा है कि इमरान अपनी पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी कि पीटीआई के अध्यक्ष नहीं रह सकते हैं। ईसीबी के अधिकारी ने पाकिस्तानी अखबार डॉन को बताया कि इमरान खान को इस मामले में एक नोटिस भी जारी किया गया है और मामले की सुनवाई 13 दिसंबर तय की गई है। पीटीआई ने भी नोटिस मिलने की बात को कबूला है। साथ में पीटीआई ने कहा कि कोई भी कानून किसी दोषी को राजनीतिक दल का जिम्मेदार बनने से नहीं रोक सकता। साल 2002 में पाकिस्तान में पॉलिटिकल पार्टी ऑर्डर नाम से राजनीतिक दलों के लिए एक एडवाइजरी जारी की गई थी। उसके मुताबिक पाकिस्तान का हर नागरिक कोई भी पॉलिटिकल पार्टी बनाने, उसका सदस्य बनने, किसी पॉलिटिकल पार्टी की गतिविधि में शामिल हो सकता है। पार्टी में बड़ी जिम्मेदारी पाने के लिए पाकिस्तान के संविधान में कायदे बताए हुए हैं। संविधान के अनुच्छेद 63 के मुताबिक अगर वो शख्स मजलिस ए शूरा माने पाकिस्तान की पार्लियामेंट में नहीं चुना जाता तो वो अपनी पार्टी के बड़े ओहदे में नहीं रह सकता। हालांकि 2017 चुनाव अधिनियम में इस नियम को समाप्त कर दिया गया था। फिर साल 2018 में 2017 चुनाव अधिनियम के खिलाफ याचिका दायर की गई। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुनाते हुए कहा कि संविधान के अनुच्छेद 62 और 63 के मुताबिक अगर कोई शख्स अयोग्य घोषित किया जाता है तो वो किसी राजनीतिक दल का नेतृत्व नहीं कर सकता है। इस मामले में जो भी अपडेट्स होंगी उन्हें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आज का दुनियादारी यहीं पर समाप्त होता है। कल फिर आपसे मुलाकात होगी इसी उम्मीद के साथ विदा लेती हूं। शुक्रिया, शुभ रात्रि।